जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना बचपन से ही एक राजकुमार की तरह पाले गए थे। वो हमेशा कहते थे कि उनकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि वो खुद को बहुत अहम मानते थे, और जब वो फिल्मों में आए और सफल हुए, सुपरस्टार बने, तो ये अहमियत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ये सुपर वर्ड हमें राजेश खन्ना ने दिया है। ये शाम मस्तानी मदहो। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा था, जिसने लगातार 17 हिट फिल्में दी थीं, और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। पहली बार भारत की जनता ने अखबारों में एक नया शब्द पढ़ा, रेडियो पर एक नया शब्द सुना, सुपरस्टार। मेरे सपनों की रानी कब आए। वही एक ऐसे एकमात्र सुपरस्टार हैं जिनकी तस्वीर से लड़कियां शादी कर लेती थी। राजेश खन्ना के नाम से लड़कियां मंगलसूत्र पहनती। कहते हैं कि उनका एक पूरा दौर रहा। लोग उनके लिए ऐसे पागल थे कि वो पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते थे। जो स्टारडम राजेश खन्ना ने देखा, वो भारतीय सिनेमा में एक रिकॉर्ड बन गया। ये क्या हुआ? लड़कियां उनके लिए ऐसी पागल थीं कि उनकी सफेद कार को किस करके लाल कर देती थीं। वो जहां से निकलते थे वो रास्ते बंद हो जाते थे। उनकी पैरों की धूल लड़कियां अपने मांग में भर लेती थीं। और कई लड़कियों ने उनकी फोटो से शादी कर ली थी। और जाहिर सी बात है कि किसी भी आदमी को इतनी ऊंचाई मिले तो उसे घमंड तो हो ही जाएगा। मतलब यहाँ तो लोग एक सरकारी नौकरी में ही घमंड करने लगते हैं, तो फिर वो तो सरकार से भी बड़ा बन गया था। बात तो सही है। 1971 की बात है, जब बेंगलोर में एक लॉटरी जीतने वाले के नाम की घोषणा होनी थी। बड़े मैदान में प्रोग्राम रखा गया था और नाम अनाउंस करने के लिए खुद राजेश खन्ना को बुलाया गया था। उनका नाम सुनकर ही मैदान में इतने लोग आ गए, जो अनुमान से लगभग 10 गुना ज्यादा थे। एक छोटी सी लॉटरी की घोषणा के लिए 50,000 लोग आए थे। लेकिन सच तो ये था कि इन लोगों को लॉटरी से कोई लेना देना नहीं था। वो असलियत में अपने सुपरस्टार को देखने आए थे। जलवा है हमारा। जैसे ही राजेश खन्ना स्टेज पर आए तो हजारों लोग उन्हें देखकर खुशी से रोने लगे। लोगों का इतना प्यार देखकर खुद राजेश खन्ना की भी आंखें नम हो गईं। और ये पहली बार था जब राजेश खन्ना को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए हैं, वो लोगों के लिए भगवान बन चुके हैं। एक ऐसा भगवान जिसके एक इशारे पर लाखों लोग मर मिटने को तैयार थे। लड़कियां जिसकी पूजा करने लगी थीं। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर उनके पोस्टर लगने लगे थे, जिसके लिए किशोर कुमार जैसे सिंगर महंगे से महंगी फिल्म का गाना छोड़ देते थे और राजेश खन्ना को प्राथमिकता देते थे। जनता पागल हो रही थी, और जो माहौल राजेश खन्ना ने बनाया था वो ना तो पहले किसी ने देखा था और ना ही शायद कभी कोई देख पाएगा। The first and the only real superstar that we've had, Mr. Rajesh Khanna. ना कोई एक्टर है, ना कोई स्टार, और ना ही शायद कभी जनता। उन्हीं का वक्त था ये, और उसके बाद ये जो हिस्टेरिया है, जो फैन फॉलोइंग है, उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कहते हैं कि अति का भी अंत निश्चित होता है। यहीं से राजेश खन्ना के अंदर खुद को सबसे ऊंचा मानने का अहम भी आ गया था, और वो सच में खुद को भगवान समझने लगे थे। अब वो बॉलीवुड के काका बन चुके थे, जिसके घर में खुद का दरबार लगता था। उनकी कुर्सी सबसे ऊंची रखी जाती थी और बाकी सभी लोग उनके नीचे बैठते थे। मतलब ऐसा माहौल बनता था जैसे वो सच में राजा है, उनका दरबार लग रहा है, और फिर वहां पे सुनवाई होती थी। और जिस किसी को भी उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, उसे तुरंत दरबार से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया जाता था। उनका तकिया कलाम होता था कि आपको हमारा दरबार छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं इनसे कह दो कि यहाँ से निकल जा। वाह लीला, घर में बुलवाकर खूब गालियाँ खिलवाई। सत्य है, अगर ये गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। बाई चांस दरवाजा खुला है। वो एक ऐसा नाम बन चुके थे जिसके लिए लोग पागल थे, जो अपने ही घमंड में चूर हो चुका था, जिसके ऊपर कोई नहीं था, अपने मन की करते थे और किसी की भी बात उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी।
लेकिन जब वो सुपरस्टार नहीं थे, तभी से उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ था, अंजू महेंद्रू का। वो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि उनके साथ हमेशा खड़ी रहने वाली वो लड़की थी जिसने अपना सब कुछ राजेश खन्ना के लिए निछावर कर दिया था। लगभग 7 साल अंजू और राजेश खन्ना खुलेआम प्यार की पतंग उड़ाते रहे। लेकिन जब राजेश खन्ना उस मुकाम पर थे कि वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते थे, और अब उन पर मर मिटने वाली सैकड़ों लड़कियां थीं जो उनकी फैन थीं। धीरे धीरे वो अंजू महेंद्रू की गिनती भी अपनी फैंस में करने लगे। वो चाहते थे कि अंजू हमेशा उनकी जी हुजूरी करे, उनके साथ रहे, उन्हें ये एहसास दिलाते रहे कि वो सबसे खास हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन अंजू महेंद्रू सिर्फ काका की परछाई में दबकर नहीं रहना चाहती थी। उसे खुद की पहचान बनानी थी, अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना था। यही कारण था कि वो काका की चापलूसी नहीं करती थी, बल्कि सच बोलती थी। जहां काका गलत होते थे, उन्हें गलत कहती थी। धीरे धीरे वो काका को ही खटकने लगी और दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनसे शादी करके घर की 4 दीवारी में रहे और उनकी जी हुजूरी करती रहे और अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम पर कुर्बान कर दे। लेकिन अब अंजू ये समझ चुकी थी कि वो काका का प्यार नहीं, बल्कि एक इस्तेमाल की वस्तु बन चुकी हैं और अब उनके साथ ज्यादा नहीं रहा जा सकता। इसलिए जब काका ने अंजू को शादी के लिए पूछा तो अंजू महेंद्रू ने साफ साफ मना कर दिया। और ये एक सुपरस्टार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक मामूली सी लड़की मुझे मना कर सकती है। लेकिन आज वक्त ने करवट ली और मैं तुझे शैतान से भी बदतर नजर आ रहा हूँ। बिजली, इंसान तो वही रहता है, बस वक्त उसका रूप बदल देता है। राजेश खन्ना ये रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनका ईगो इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि शादी अभी होगी और सबसे खूबसूरत और चर्चित लड़की से होगी। यही वो समय था जब बॉबी मूवी रिलीज हुई थी और डिम्पल कपाड़िया, जो सिर्फ 16 साल की लड़की थी, वो रातों रात स्टार बन गई थी। लोगों ने उसकी फोटो अपने बेडरूम में लगाना शुरू कर दिया था। मतलब एक ही मूवी से वो हर नौजवान की क्रश बन गई थी और हर कोई उसके लिए पागल हो रहा था। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया। क्या नजारा है। लेकिन डिम्पल खुद राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना ने सोचा कि इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। उन्होंने एक दिन समुद्र किनारे टहलते हुए डिम्पल कपाड़िया को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल उस समय अपने हीरो ऋषि कपूर के प्यार में पड़ी हुई थी और ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी भी उन्होंने पहन रखी थी। लेकिन जब एक साधारण सी लड़की को वो सुपरस्टार शादी के लिए पूछे, जिसे पर्दे पर देख देख कर वो बड़ी हुई है, जिसे वो अपना भगवान मानती है, तो उस लड़की का हाल क्या होगा। डिम्पल ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी समुंदर में फेंक दी और राजेश खन्ना को शादी के लिए हाँ कर दी। मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली। पूरे बॉलीवुड को शादी में बुलाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि राजेश खन्ना ने यह शादी सिर्फ अंजू महेंद्रू को जलाने के लिए की थी, जो उन्होंने बाद में खुद एक इंटरव्यू में कहा था। उनके घर से बारात निकली, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और फिर बारात अंजू महेंद्रू के घर के सामने से होते हुए निकली। राजेश खन्ना ने उनके घर के सामने बारात रोकी, बैंड बजवाया। मतलब साफ था कि वो उसे ये दिखाना चाहते थे कि तुमने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। जलवा है हमारा। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उनकी शादी में सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये था कि डिम्पल कपाड़िया सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के, यानी कि लगभग दुगनी उम्र के। और इससे भी बड़ी चर्चा तब हुई जब एक ही साल के अंदर काका ने डिम्पल को प्रेग्नेंट भी कर दिया और ट्विंकल खन्ना का जन्म भी हो गया और फिर दूसरी बेटी का भी जन्म हो गया। और इस तरह से राजेश खन्ना ने अपनी से आधी उम्र की लड़की को 2 बच्चों की मां बना दिया था। और जैसे ही डिम्पल 2 बच्चों की मां बन गई तो राजेश खन्ना का बिहेवियर बदलने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ कितने घंटे गुजारता हूँ? बोलो बोलो। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और ऑफिस की सुंदरियों के साथ 8 घंटे।
उन्होंने डिम्पल को काम करने से साफ मना कर दिया था, उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। जो डिम्पल सिर्फ एक मूवी से स्टार बन गई थी, अब वो अपने ही घर में बच्चों को संभालने में अपनी जिंदगी बिताने लगी थी, और वो भी 16-17 साल की उम्र में। धीरे धीरे वो अपने ही घर में घुटने लगी। उधर राजेश खन्ना भी उसे टॉर्चर करने लगे। उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी थी, वो परेशान रहने लगे थे और अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो डिम्पल कपाड़िया पर निकालने लगे थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो कभी डिम्पल से प्यार करते ही नहीं थे, और धीरे धीरे उनकी बहसबाजी मारपीट में बदलने लगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि राजेश खन्ना गुस्से में डिम्पल को सिगरेट से जला देते थे। मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से रिजेक्ट होने पर एक 16 साल की लड़की को 2 बच्चों की मां बना दिया था, और अब उसकी जिंदगी भी नरक बना रखी थी। डिम्पल अपने ही घर में घुटने लगी थी, वो रोती और बिलखती रहती, और उन्हें ये एहसास होने लगा कि जो इंसान दुनिया की नज़रों में सुपरस्टार है, वो अपनी असल जिंदगी में कितना खतरनाक है। और उन्हें इस बात का भी पछतावा हुआ कि एक सुपरस्टार से शादी करना उनकी कितनी बड़ी गलती थी। सुपरस्टार को भगवान बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी का नहीं। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया भी था कि एक सुपरस्टार से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे अपनी बेटियों की चिंता थी। उसने सोचा कि समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा राजेश खन्ना बाहर भी अपने टांके फिट करने लगे और अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर टीना मुनीम के साथ प्यार के गुल खिलाने लगे। मतलब डिम्पल कपाड़िया जिस राजेश खन्ना के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, अपना कैरियर खत्म कर चुकी थी, और उनकी 2 बेटियों को पालते हुए अपनी जिंदगी तबाह कर रही थी, वही राजेश खन्ना बाहर टीना मुनीम के साथ गुलछरे उड़ाने लगे थे। वो कभी डिम्पल से बहस करते और कभी उसे पीट देते, और एक दिन ये बहस इतनी बढ़ गई कि डिम्पल कपाड़िया को रात में ही अपनी बेटियों को लेकर भागना पड़ा, और उसने आधी रात को ही राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया। और इसके बाद ही राजेश खन्ना का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी, और देखते ही देखते वो सुपरस्टार से स्टार बन गए। जिस अमिताभ बच्चन ने कभी उनके साथ छोटा सा रोल किया था, अब वो राजेश खन्ना से भी बड़ा हो चुका था। हालांकि इसके पीछे भी राजेश खन्ना की कुछ गलतियां ही रहीं। जंजीर मूवी सबसे पहले राजेश खन्ना को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उस समय उनका रोमांटिक अंदाज अपने पीक पर था, इसलिए उन्होंने एक गुस्सैल पुलिस वाले का किरदार निभाने से मना कर दिया। बाद में यह मूवी अमिताभ बच्चन को मिल गई, और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर रातों रात स्टार बन गए। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आनंद मूवी में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था, जिसके अंत में राजेश खन्ना मर जाते हैं और पूरी लाइमलाइट भी बटोर ले जाते हैं। तो उन्हें लगने लगा कि मेरा किरदार जिस मूवी में मरेगा वो सुपरहिट हो जाएगी। इसलिए जब नमक हराम मूवी में राजेश खन्ना ने फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, तो उसमें अमिताभ बच्चन के किरदार को मरना था, लेकिन राजेश खन्ना ने जिद करके मूवी का क्लाइमैक्स ही बदलवा दिया और अपने किरदार को मार दिया। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। जब क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर गए, तो अमिताभ बच्चन का गुस्सा, इमोशंस पर्दे पर ऐसे दिखे कि पूरी लाइमलाइट ले गए, और काका की मौत भी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के सामने फीकी पड़ गई। एक वो समय था जब आनंद में किसी ने काका को छोड़कर अमिताभ बच्चन पर ज्यादा ध्यान तक नहीं दिया था, और एक ये समय था जब लोग थिएटर से निकले तो उनकी जुबान पर काका नहीं थे, बस अमिताभ बच्चन का नाम था, और काका ये रिजेक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके सामने आया हुआ एक लड़का आज उनसे भी बड़ा बन चुका है, और उन्हीं की मूवी में काम करके उन्हीं को छोटा साबित कर रहा है। और यहीं से अमिताभ बच्चन काका पर भारी पड़ने लगे थे, और फिर तो उनका ऐसा दौर आया कि उनके सामने काका कहीं खो से गए थे। वो अपनी रोमांटिक छवि से चिपके रहे और एक्शन हीरो नहीं बन पाए, और अमिताभ बच्चन ने इसी बात का फायदा उठाया और एंग्री यंग मैन बनकर वो छा गए। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। बाप का नाम
राजेश खन्ना की बर्बादी के लिए दो और लोग भी जिम्मेदार थे और वे थे सलीम और जावेद। ये वही लोग थे जिन्हें पहली बार किसी मूवी में लिखने का काम काका नहीं दिलवाया था। तो अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह ठीक कर दो कि काम चलाओ हो जाए। और फिर उन्होंने उसी काका को ऐसे किनारे किया कि वो अपनी कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखने लगे थे। काका के साथ काम करने से ही मना कर देते थे। वो जानते थे कि अमिताभ बच्चन ऐसा एक्टर है जो ज्यादा नहीं सोचता, उसे एक एंटी हिंदू के तौर पर भी दिखाया जाएगा तो वो हंसते हंसते ये रोल कर लेगा। यही कारण था कि सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन की हर मूवी में एक रहीम चाचा को रखना शुरू कर दिया जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होता था। मतलब पूरी मूवी के किरदार एक तरफ और रहीम चाचा की अच्छाई एक तरफ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारा कोई नहीं। आओ मेरे साथ, आओ आओ। ये है मेरी बेटी फरीदा और वो मेरा बेटा अनवर। देखो भाई, आज से दोनों यही रहेंगे। उनकी कहानी का हीरो नास्तिक होता था, लेकिन वो सिर्फ मंदिरों के लिए नास्तिक होता था। मतलब शिव मंदिर में खड़ा होकर भगवान से लड़ता था। आज खुश तो बात हो गई था, लेकिन अल्लाह की चादर ओढ़कर उसे कवच बताता था। चला गोली, देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। माँ के हाथ का दिया हुआ मंदिर का प्रसाद नहीं खाता था, लेकिन एक बूढ़े आदमी को हज पर भेजने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देता था। हज मुबारक हो बाबा। हाथ में कलावा नहीं बांधता था, लेकिन गले में 786 का बिल्ला लटकाकर घूमता था और जो उसकी मरने से रक्षा भी करता था। और यही वो कारण थे कि दूसरे एक्टर सलीम जावेद की स्क्रिप्ट की पहली पसंद नहीं हुआ करते थे। राजेश खन्ना, जितेंद्र और धर्मेंद्र सभी इस तरह का किरदार करने से मना कर देते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन इस किरदार के लिए तुरंत हाँ कर देते थे और वो सलीम जावेद के हीरो बन चुके थे। समझ गया अल्लाह रखा, तू हज करने के लिए कह रहा ना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और यही कारण रहा कि सब उनसे पिछड़ते चले गए और अमिताभ बच्चन बिग बी बन गए, क्योंकि ना कोई इस तरह से सोचता था और ना ही किसी को ऐसे सोचने की जरूरत थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दीवार मूवी की पहली पसंद राजेश खन्ना ही थे, जो अमिताभ बच्चन का किरदार निभाने वाले थे। लेकिन सलीम जावेद जिद पर अड़ गए कि मूवी का हीरो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही होगा, नहीं तो हम कहानी ही नहीं देंगे। मूवी बनेगी तो अमिताभ बच्चन के साथ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब राजेश खन्ना भी इससे हताश होने लगे थे। वो ना तो प्रोफेशनल लाइफ में खुश थे और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में। और जब एक्टिंग में उनका कैरियर डगमगाने लगा और उन्हें कुछ भी वहां अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और वो राजनीति में घुस गए। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। हालांकि वो लाल कृष्ण आडवाणी से हार गए और उन्हें समझ में आया कि हीरो के तौर पर जनता जोड़ना अलग बात है, लेकिन नेता के तौर पर ये इतना आसान नहीं है। मतलब फिल्मों का नेता और असलियत के नेता में बहुत फर्क होता है। हमें अभी मालूम पड़ा है कि हमारे पहले कोई बोलने वाला नहीं है और सबसे आखिर में हम ही बोलने वाले हैं। तो फिर उन्होंने असल जिंदगी का नेता बनने का सोचा और फिर वो आम जनता के बीच एक नेता की तरह जाने लगे। वो अपनी पहचान एक समाज सेवी के तौर पर बनाने लगे और उनकी राजीव गांधी से अच्छी मित्रता थी और वही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। और उनके साथ रहते हुए राजेश खन्ना ने राजनीति में भी अपनी पकड़ जमा ली। इसी बीच राजीव गांधी की अचानक से हत्या हो गई और लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली की सीट छोड़ दी, तो वहां फिर से उपचुनाव हुए। राजेश खन्ना फिर से कांग्रेस का पंजा थामकर खड़े हो गए और उनके विरोध में बीजेपी से खड़े हुए शत्रुघ्न सिन्हा। और इस बार मुकाबला पूरी तरह से फिल्मी था। खूब डायलॉग बाजी होती थी और दोनों अपनी अपनी जगह पर एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार राजेश खन्ना ने बाजी मार ली और वो शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराकर राजनेता बन गए और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। कुछ समय तक राजेश खन्ना ने राजनीति का भी मजा लिया और नेताओं वाले गुण भी सीखे, लेकिन राजनीति में भी उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली जो वो सोचकर यहाँ आए थे। धीरे धीरे उनका मन भरने लगा और वो राजनीति से भी ऊबने लगे और आखिरकार उन्होंने राजनीति को भी छोड़ दिया और वापस सिनेमा का रुख कर लिया। ये वो समय था जब उनका नाम टीना मुनीम के साथ खूब सुर्खियों में था। शायद मेरी शादी का
दोनों खुले तौर पर प्यार की पतंग उड़ा रहे थे। टीना मुनीम भी राजेश खन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो सीरियस थी और राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। लेकिन राजेश खन्ना शादी के लिए नहीं माने। वो डिम्पल कपाड़िया को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अभी भी उनका अपनी बेटियों से लगाव था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों के सिर से पिता का नाम और साया दोनों हट जाए, और वो सिर्फ टीना मुनीम को ऑप्शन के तौर पर रखना चाहते थे। धीरे धीरे टीना मुनीम भी ये समझ गईं कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही हैं और एक दिन उन्हें अलग कर दिया जाएगा। तो फिर उसने भी काका का साथ छोड़ दिया और अनिल अंबानी से शादी करके वो अंबानी परिवार की बहू बन गई। राजेश खन्ना अब पूरी तरह से अकेले हो गए थे, फिल्मों में फ्लॉप हो चुके थे, राजनीति से भी बाहर आ चुके थे और ना ही अब उनका कोई सुख दुख का साथी बचा था। दिल में आग लगाए सावन का महीना नहीं जीना। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे, दुखी रहने लगे। वो ये समझ चुके थे कि उनका समय जा चुका है। सबका समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता, जिसका उदय हुआ है वो अस्त भी होगा। यहाँ भारत भूषण के एक खास बंगले का जिक्र करना भी जरूरी है। कहा जाता है कि भारत भूषण के पास एक बंगला था जिसे लकी और श्रापित दोनों माना जाता था। जब तक भारत भूषण इस बंगले में रहे तो वो दिन दुगनी और रात चुगनी कर रहे थे और उन्हें वो सफलता मिल रही थी जिस पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब असंभव काम भी उनके लिए आसान हो जाता था। लोगों का मानना था कि वो बंगला भूतिया है और उसमें काली शक्तियां हैं, जो भी उसमें रहता है वो उसकी किस्मत चमका देती हैं। लेकिन अगर उसे कोई नकार दे तो फिर वो उसे बुरी तरह से बर्बाद भी करता है। भूषण जी का परिवार उस बंगले में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो उसे भूतिया मानते थे। इसलिए उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया और जैसे ही भारत भूषण उस बंगले से बाहर हुए तो उनका बुरा दौर भी शुरू हो गया। ये बात सच तब ज्यादा लगने लगती है जब इससे जुड़ी दूसरी कहानियां पता चलती हैं। कहा जाता है कि भारत भूषण से ये बंगला राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया था, जो उस समय पर छोटे मोटे एक्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये बंगला उनके पास आया तो वो जुबली कुमार बन गई और फिल्में ऐसी चली कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन उनका परिवार भी इस बंगले की भूतिया रहस्य और कहानियों से परेशान होने लगा, तो उन्होंने भी ये बंगला छोड़ दिया और बंगला छोड़ते ही वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर यही बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा और राजेश खन्ना ने जो सुपरस्टारडम देखा उसे कौन नहीं जानता। लेकिन फिर से भूतिया खबरों और विवादों के बाद राजेश खन्ना ने भी ये बंगला छोड़ दिया था और जब उन्होंने ये बंगला छोड़ा तो उसके बाद उनका दौर ऐसा गया जिस पर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बंगला श्रापित था। अब राजेश खन्ना भी इस बात को समझ चुके थे और अपने निजी जीवन में ही खुश रहने की कोशिश करने लगे थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजेश खन्ना बीमार पड़ गए, उन्हें कैंसर हो गया और वो जिंदगी की जंग लड़ने लगे। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा। हालांकि उनके अंतिम समय में उनका परिवार फिर से उनके साथ खड़ा हुआ। डिम्पल कपाड़िया उनकी सेवा करने आ गईं। दामाद अक्षय कुमार ने भी उनका आखिरी समय पर खूब साथ दिया और उनके साथ समय बिताया। लेकिन डॉक्टर ने राजेश खन्ना से कह दिया था कि कैंसर का इलाज लंबा चलेगा और हो सकता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो और कोई फायदा भी नहीं हो। राजेश खन्ना जीवन को खींचना नहीं चाहते थे, माना उन्हें लगने लगा था कि उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी करवाने से मना कर दिया और बस डॉक्टर से यही पूछा कि कितना समय बचा है। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले हैं उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उनके जज्बे को लोग सलाम करने के लिए तब मजबूर हो गए जब उस हालत में भी उन्होंने एक एड में काम करने का निश्चय किया। उनका कहना था कि मैं जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस यादगार देना चाहता हूं। तो उन्होंने एक पंखे की एड में काम किया और जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका सुपरस्टार अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था, हाथ में निडल लगी हुई थी, लेकिन आंखों में चमक वैसी ही थी जैसी सालों पहले हुआ करती थी। और उन्होंने अपने जीवन का आखिरी एक्ट किया और ये एक फैन का एड था और उन्होंने कहा कि मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और ये फैंस पंखों के लिए भी था और उनके अपने फैंस के लिए भी। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
इसके बाद जो बिस्तर उन्होंने पकड़ा तो फिर वो उठे नहीं। 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा, टाइम हो गया है, पैकअप। और इस डायलॉग के साथ ही फिल्मी अंदाज में एक फिल्मी सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब उनकी जिंदगी उनकी मूवी आनंद जैसी ही रही। जो किरदार उन्होंने मूवी में निभाया था वो असल जिंदगी में भी लागू हुआ और बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार सच में सुपरस्टार बनकर चला गया। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। शाम मस्तानी मदहोश